प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मनु और कौटिल्य का तुलनात्मक अध्ययन अर्थात लेक्चर नंबर 22। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जब हम गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो बेटा ये निहायत ज़रूरी है क्या कि मनु की रचना मनुस्मृति और कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, इन दोनों विद्वानों की रचनाओं में विचारों की दृष्टि से क्या समानता है और क्या असमानता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक मनु और कौटिल्य के विचारों में क्या समानता है क्या असमानता है ये हम नहीं समझेंगे, मनु को ठीक से नहीं समझ सकते और कौटिल्य को भी ठीक से नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने आज मनु और कौटिल्य के तुलनात्मक अध्ययन के ऊपर ये लेक्चर तैयार किया है, जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को अच्छे से समझ सकें। और इस लेक्चर के बाद में हम कौटिल्य का श्री गणेश करेंगे। यस बेटा, ठीक है। तो चूँकि भाई आपने मनु को अच्छे से समझ लिया, अब आपसे एग्जाम पूछ लिया जाएगा कि मनु और कौटिल्य के तुलनात्मक अध्ययन के ऊपर एक लेख लिखिए, तो फिर इसके बारे में आप क्या लिख पाएंगे। इसलिए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है कि मेरे विद्यार्थियों को कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं हो। चलिए बेटा नोट करें, मनु और कौटिल्य का तुलनात्मक अध्ययन। अब जैसे तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है ना बेटा, एग्जाम पूछा जाता, तुलनात्मक अध्ययन का मतलब होता है कि भाई जब दो विचारकों की बात आ रही है तो यहाँ ये देखना है तुलनात्मक अध्ययन में कि इन दोनों के विचारों में क्या समानता है और क्या असमानता है। ठीक है बेटा। आप देखो, मनु और कौटिल्य के विचारों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या मनुस्मृति और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना का नाम अर्थशास्त्र है, इन दोनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इन दोनों ही विद्वानों के विचारों में समानताएं ज़्यादा हैं जबकि असमानताएं बहुत कम हैं। ये ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिएगा मैं कहूँ कि मनु मूलतः, आप नोट करें क्योंकि सारी बातें मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं, ये तो मैंने संकेत रूप इसलिए नोट कर दिया कि इसके आधार पर मैं आपको इन दोनों को अच्छे से समझा सकूं। ठीक है बेटा। तो मनु तो मूलतः एक धर्मशास्त्री थे बेटा। क्या थे? धर्मशास्त्री। आपसे एग्जाम पूछा जाएगा भाई मनु निम्न में से मूलतः क्या थे, एक राजशास्त्री थे कि धर्मशास्त्री थे, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? धर्मशास्त्री। मतलब मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री है जबकि कौटिल्य एक राजशास्त्री है। नोट करें, कौटिल्य एक राजशास्त्री है तो अंतर हो गया दोनों में। क्या कि मनु एक धर्मशास्त्री है और कौटिल्य एक राजशास्त्री। भले ही इनकी रचना का नाम अर्थशास्त्र है लेकिन अर्थशास्त्र में राज्य से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। बाकी कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है इसका क्या अभिप्राय होगा ये मैं जब कौटिल्य समझाऊंगा तब आपको बता दूंगा। यहाँ तो चूंकि हम इन दोनों की समांतर समानता की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में पहला जो अंतर है वो तो ये है कि मनु एक धर्मशास्त्री हैं और जो कौटिल्य हैं वो एक राजशास्त्री हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात, मनु की रचना मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। मतलब अध्यायों को कौटिल्य ने अधिकरण कहा है, तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं और 15 के 15 अधिकरण राज्य के बारे में हैं, राजनीति के बारे में हैं, जबकि मनुस्मृति के 12 अध्याय में केवल 7वां अध्याय है राजशास्त्र संबंधित केवल 7वां अध्याय। तो ये भी इसमें अंतर हो गया बेटा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मनु और कौटिल्य के विचारों के अंतर्गत अंतर कम है, अंतर तो कम है, असमानता तो कम है और समानताएं ज़्यादा हैं। इसलिए मैंने सुविधा के लिए यहाँ आपके लिए 9 बिंदु बनाए। इन 9 बिंदुओं के आधार पर हमको ये देखना है कि मनु और कौटिल्य के विचारों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। ठीक है बेटा। चलिए, मैंने यह लिखा है दोनों की विचारधारा एक दूसरे की बहुत अधिक समान है। मतलब सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि मनु और कौटिल्य की जो विचारधाराएं हैं इन दोनों की विचारधारा एक दूसरे के बहुत अधिक समान है। कारण क्योंकि ये दोनों ही प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं और प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य राजा के बारे में,
या राज्य के निर्माण के तत्वों के बारे में, परराष्ट्र संबंधों के बारे में, जिसको एक अंतर्राज्य संबंध भी कहते हैं, है ना, इनके बारे में, राज्य के कार्य के बारे में, है, कर व्यवस्था के बारे में। मतलब मनु ने भी, कौटिल्य ने भी, शुक्र ने भी लगभग एक जैसे विचार दिए हैं। कुछ सूक्ष्म अंतर है जिसकी चर्चा हम आपको यहाँ आज करेंगे। चलिए, एक दूसरे के बहुत अधिक समान है, मतलब इन दोनों की जो विचारधारा है ना लगभग समान है, कुछ अंतर है, उस अंतर की तरफ हम कुछ तो संकेत कर चुके हैं, बाकी बिंदु के माध्यम से करेंगे। चलिए, पहला बिंदु लिखें, सामाजिक व्यवस्था। पहला बिंदु बनाएं, सामाजिक व्यवस्था के संबंध में। ऐसे भी लिख सकते हैं, सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था के संबंध में। मतलब सामाजिक व्यवस्था के संबंध में देखेंगे हम कि मनु और कौटिल्य के विचारों में जो है समानता है कि असमानता है ना। सामाजिक व्यवस्था के बारे में मनु और कौटिल्य के विचारों में समानता है या असमानता है। तो बिंदु बनाए पहला, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में। ऐसे लिखेंगे आप, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में। संदर्भ में मतलब समानता है या असमानता है, दोनों। तो नोट करें, सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में मनु और कौटिल्य के विचार लगभग एक जैसे हैं। सूक्ष्म अंतर है, उसकी तरफ मैं संकेत करूंगा। लगभग एक जैसे हैं। कैसे? जैसे देखिएगा आप कि दोनों ने ही, अर्थात मनु ने भी और कौटिल्य ने भी वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख किया है। मतलब मनु ने भी 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौटिल्य ने भी 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक इसी प्रकार से 4 आश्रम मनु ने बताए हैं और 4 आश्रम कौटिल्य ने बताए। मतलब वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख मनु ने भी अपनी मनुस्मृति में किया है और कौटिल्य ने भी अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया है। अतः कहा जा सकता है कि मनु और कौटिल्य दोनों ने वर्णाश्रम धर्म का अपनी अपनी रचनाओं में उल्लेख किया। अपनी अपनी रचनाओं का मतलब मनु की मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है बेटा, तो ये समानता होगी। फिर लिखें आप इसी में, दोनों ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जबकि शूद्रों को हीन मानते। मतलब वास्तव में यदि देखा जाए तो सामाजिक व्यवस्था में मनु और कौटिल्य दोनों ही ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जबकि शूद्रों को हीन स्थान देते। हालांकि यहाँ पर सूक्ष्म अंतर पाया जाता है कि मनु के विचारों में अंतर विरोध है। कहीं तो वो ये कह देता है कि भी ब्राह्मणों को कम दंड दिया जाए, कहीं वो कह देता है कि ब्राह्मण चूंकि जानकार होते इसलिए अपराध करने पर उनको ज़्यादा दंड दिया जाए। मतलब यहाँ वो अंतर विरोधों से घिरे हुए हैं। तो ये सूक्ष्म अंतर जरूर है बस। चलिए, दूसरा बिंदु देखें हम, क्या? मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में समानता। अर्थात मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में यदि हम इन दोनों का अध्ययन करते हैं, मनु और कौटिल्य के विचारों का, तो मनु और कौटिल्य के विचार इस दृष्टि से लगभग समान है। क्या? मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में समानता। मतलब मनु और कौटिल्य के विचारों में मानव जीवन के संबंध में, उद्देश्य में, मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में समानता पाई जाती है। कैसे? जैसे विद्वान घोषाल कह रहे हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य कौटिल्य की तरह मनु ने भी धर्म और काम तथा परलोक में मोक्ष माना है। इसका मतलब ये है कि मनु और कौटिल्य ये दोनों ही मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब धर्म के अनुसार अर्थ और काम का यदि मनुष्य उपयोग करेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो 4 पुरुषार्थों की चर्चा मनु ने भी की और कौटिल्य ने की। 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं बेटा? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब धर्म के हिसाब से, धर्म के अनुसार अर्थ का और काम का मनुष्य को जो है उपभोग करना चाहिए। धर्म के अनुसार अर्थ का और काम का उपभोग करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तव में मनु ने भी और कौटिल्य ने भी 4 पुरुषार्थों की चर्चा की है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ पर इन दोनों में पूर्णतया समानता है। ठीक है बेटा। तीसरा है, नोट करें, ज्ञान की शाखाएं तथा उनके सापेक्षिक महत्व के संबंध में समानता। मतलब प्राचीन भारतीय चिंतन का जब हम अध्ययन करते हैं तो मनु और कौटिल्य की जो विचारधारा है, इस विचारधारा के अंतर्गत ज्ञान की शाखाओं का इन दोनों ने उल्लेख किया है और उनके सापेक्ष महत्व के संबंध में भी जो है पूर्णतया समानता है। कैसे? अब यहाँ थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा? जैसे कौटिल्य ने 4 प्रकार की ज्ञान की शाखाओं को उल्लेख किया है या 4 प्रकार की विद्याएं बताई, जैसे आन्विष्की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। लेकिन मनु ने आन्विष्की को छोड़ करके, मतलब मनु ने प्रथम को छोड़ करके इन तीनों को स्वीकार किया है। किसको? त्रयी, वार्ता और दंड नीति। इसका मतलब है कौटिल्य ने 4 प्रकार की विद्याएं बताई हैं, आन्विष्की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, जबकि मनु ने त्रयी, वार्ता और दंड नीति मतलब 3 विद्याएं बताई है। तो ये अंतर हो गया। मतलब कौटिल्य ने 4 विद्याएं बताई हैं, आन्विष्की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति।
अब आनुवंशिकी त्रयी-वार्ता और दंड नीति क्या है, किसे कहा जाता है, ये जब मैं कौटिल्य आपको समझाऊंगा तो उस समय व्यापक रूप में बता दिया जाएगा। जबकि मनु ने प्रथम को छोड़कर मतलब आनुवंशिकी को छोड़ करके 3 को स्वीकार किया है, अर्थात त्रयी-वार्ता और दंड नीति बताया है। तो ये अंतर होगा। मनु ने 4 विधाएं बताई हैं, सॉरी मनु ने 3 विधाएं बताई, कौटिल्य ने 4 बताई है। नोट करें, कौटिल्य ने 4 विधाएं बताई हैं, आनुवंशिकी, त्रयी-वार्ता और दंड नीति, है ना। दंड नीति जिसको कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो है राजधर्म, राजनीति, राजशास्त्र कहा जाता था। अब पर इन दोनों में एक समानता है। क्या समानता है कि दोनों दंड नीति को सर्वोच्च मानते हैं। मतलब मनु भी और कौटिल्य भी ये जो आनुवंशिकी, त्रयी-वार्ता और दंड नीति है, इनमें दंड नीति को सर्वोच्च मानते हैं। मतलब राजनीति को सर्वोच्च माना है, दंड नीति को इन्होंने राजनीति कहा है। तो यहाँ मनु और कौटिल्य के विचारों में ये समानता है क्या कि ये दोनों ही दंड नीति को, मतलब इन चारों में आनुवंशिकी, त्रयी-वार्ता और दंड नीति में दंड को सर्वोच्च मानते हैं। मतलब मनु ने भी सर्वोच्च माना है और कौटिल्य ने भी सर्वोच्च माना, तो ये समानता होगी। चौथा है बेटा, नोट करें, चौथा, राज्य के उद्देश्य प्राय समान है। मतलब मनु और कौटिल्य के राज्य के जो उद्देश्य के बारे में चर्चा की है मनु स्मृति में और अर्थशास्त्र में, तो राज्य के उद्देश्य प्राय इन दोनों ने एक समान बताई हैं। लेकिन यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था का कौटिल्य ने व्यापक रूप से वर्णन किया है। कौटिल्य ने मनु से कहीं ज़्यादा लिखा है अपने अर्थशास्त्र में। इसलिए यह ध्यान देंगे कि राज्य का जो उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में इन दोनों में प्राय समानता है। मतलब प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन की दोनों बात करते हैं। प्राचीन भारतीय चिंतन का जब हम अध्ययन करते हैं तो मनु भी, कौटिल्य भी, शुक्र भी, बृहस्पति, सोमदेव, सूर्य, रामायण कालीन राजनीति, महाभारत कालीन राजनीति, सब में प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन की बात की हुई है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो है समानता है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में हम कहें तो मनु ने थोड़ा कम लिखा है, जबकि कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था को व्यापक रूप में वर्णन किया है। मनु की प्रशासनिक व्यवस्था हमने अपलोड कर दिया, कौटिल्य हम कल से शुरू करेंगे। 5वां है, दोनों दंड नीति अर्थात राजशक्ति या राजधर्म, राजशक्ति या राजधर्म या राजनीति, है ना, या राजदर्शन भी कह सकते हैं इसको, दोनों दंड नीति के सर्वोच्च महत्व को स्वीकारा है। मतलब दोनों ने, अर्थात मनु ने भी और कौटिल्य ने भी दंड नीति के सर्वोच्च महत्व को स्वीकारा है। मतलब मनु ने भी दंड नीति को सर्वोच्च माना है और कौटिल्य ने भी दंड नीति को सर्वोच्च माना है। दंड नीति मतलब राजशक्ति, राजशक्ति मतलब राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र मतलब राजधर्म, राजधर्म मतलब राजदर्शन। तो इसको मनु ने भी, कौटिल्य ने भी सर्वोच्च माना है। किसको? दंड नीति को। और वैसे देखा जाए तो अरस्तु ने भी राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च कहा था। जैसे अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कहा है, पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, की राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, की राजनीति विज्ञान जो है एक स्वामी विज्ञान है। मतलब अरस्तु ने भी राजनीति विज्ञान को स्वामी विज्ञान कह दिया, सर्वोच्च विज्ञान कह दिया। और आज के समय में देखते हैं हम तो जो पॉलिटिकल सिस्टम की अवधारणा दी गई है आर्मंड पावेल डेविडसन के द्वारा, तो इन्होंने भी यही कहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम सबसे सर्वोच्च है। मतलब राजनीतिक व्यवस्था सभी व्यवस्थाओं से सर्वोच्च है। राजनीतिक व्यवस्था सब व्यवस्थाओं से सर्वोच्च है, समाज व्यवस्था से भी सर्वोच्च है, आर्थिक व्यवस्था सर्वोच्च है, राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था से सबसे सर्वोच्च है। विश्वविद्यालय व्यवस्था से, महाविद्यालय व्यवस्था से सर्वोच्च कौन है? राजनीतिक व्यवस्था। तो आज भी बात मानी जाती है। तो ये बात तो हमारे मनु कौटिल्य ने भी कह दी थी। और यूनान की बात करते तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में ये बात कही है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में ये बात कही, पॉलिटिकल साइंस इज सुप्रीम साइंस। अब यहाँ ये दोनों रणनीतिक सर्वोच्च महत्व को स्वीकार है इन दोनों ने। जैसे कि घोषाल ने कहा, एक विद्वान का नाम है डॉक्टर घोषाल, कह रहे हैं कि दंड के विषय में मनु द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौटिल्य के विचारों को ही दोहराते तथा विकसित करते हैं। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो दंड के विषय में मनु के द्वारा जो अपनी मनुस्मृति विचार दिए गए हैं, वो सिद्धांत कौटिल्य के विचारों को ही दोहराते तथा विकसित करते हैं। अब कौटिल्य के विचारों को दोहराते, इसका मतलब यहाँ दिक्कत ये आ गई कि कौन किसका अनुकरण कर रहा है? मनु कौटिल्य का कर रहा है या कौटिल्य मनु का कर रहा है? अब यहाँ स्पष्ट रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इनकी जो जन्म है, इनके जन्म के बारे में विवाद बना हुआ है कि पहले अस्तित्व में कौन आई, कौन सी रचना आई थी, है ना। तो इसके बारे में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। छठा बिंदु है, राज्य की उत्पत्ति और उसके ध्येय के विषय में पूर्ण समानता नहीं लेकिन लगभग समानता है। आप ध्यान दें बेटा, मतलब राज्य की उत्पत्ति और उसके ध्येय के विषय में पूर्ण समानता तो नहीं है लेकिन लगभग समानता है। मतलब वैसे देखा जाए तो राज्य की उत्पत्ति और उसके ध्येय के बारे में जो है कुछ समानता है और कुछ असमानता है। इसलिए मैंने लिखा है विषय में पूर्ण समानता नहीं लेकिन लगभग समानता है। कैसे? जैसे राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु ने तो अपनी मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत दिया है कि जब
चारों तरफ जनता परेशान हो रही थी, जो शक्तिशाली लोग थे वो दुर्बल लोगों को, कमज़ोर लोगों को परेशान कर रहे थे, सता रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। तो जनता ने ब्रह्मा जी से, ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। तो फिर ऐसी स्थिति में ईश्वर ने राजा या राजपद की स्थापना की। राजा या राजपद की स्थापना की तो किसने की? ईश्वर ने की। इसलिए मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, लेकिन कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में किसी भी रूप में जो है दैवी सिद्धांत की चर्चा नहीं की है। उन्होंने छुटफुट रूप में अपने श्लोकों के अंतर्गत सामाजिक अनुबंध की चर्चा की है, मतलब राज्य की उत्पत्ति समझौते के माध्यम से हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक अनुबंध के बारे में कहा है, जबकि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। तो दोनों में अंतर हो गया राज्य की उत्पत्ति के बारे में। और इसके साथ में देखा जाए तो उसके ध्येय की बात आती है, तो दोनों ही मनु और कौटिल्य दोनों ही प्रजा रक्षण और प्रजारंजन की बात करते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे यहाँ जो छठा आता है, इसमें एक बात और देखेंगे, यहाँ मैंने नोट कर दिया है, इसलिए नोट किया था कोई बात छूट ना जाए। जैसे मैंने छठा बिंदु लिखा है, क्या मतलब है बेटा? जैसे अब राज्य की बात आती है तो राज्य निर्माण के तत्वों की बात आती है। राज्य निर्माण के तत्व 7 ही मनु ने बताए हैं, 7 ही कौटिल्य ने बताए हैं, जिसको सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। तो मतलब मनु ने भी सप्तांग सिद्धांत दिया है, कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है, शुक्र ने भी सप्तांग सिद्धांत दिया है, सप्तांग सिद्धांत दिया है। मतलब सप्तांग सिद्धांत की बात आती है तो मनु, कौटिल्य और शुक्र तीनों में पूर्णतः समानता है। भाई राज्य निर्माण के 7 तत्व मनु बता रहा है, 7 ही कौटिल्य बताया है, 7 ही शुक्र बता रहा है। तो सप्तांग सिद्धांत तो मनु ने भी दिया है, कौटिल्य ने दिया, शुक्र ने भी दिया है, तो समानता होगी। मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे बेटा। राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे, 7 तत्व माने जाते थे, इसलिए इसे सप्तांग राज्य की धारणा कहा जाता था। सप्तांग राज्य की धारणा कहा जाता था, मतलब प्राचीन भारत में मनु ने भी, कौटिल्य ने भी, शुक्र ने भी राज्य निर्माण के 7 तत्व बताए, इसलिए इसको सप्तांग राज्य की धारणा या सप्तांग सिद्धांत कहा जाता था। तो ये तो मनु और कौटिल्य में समानता होगी, लेकिन अंतर है कुछ। क्या अंतर है? मनु ने भी राज्य निर्माण के 7 तत्व बताए, कौटिल्य में 7 तत्व बताए, लेकिन कुछ नाम में अंतर है। क्या अंतर है? जैसे देखिएगा आप कि मनु और कौटिल्य के नाम की जब हम चर्चा करते हैं कि भाई सप्तांग राज्य की धारणा में इन्होंने राज्य निर्माण के 7 अंग कौन कौन से बताए, तो जैसे मनु की बात आती है तो मनु ने बताया है स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, सेना और मित्र, 7 हो गए। लेकिन कौटिल्य थोड़ा अंतर बताता है यहाँ। जैसे मनु का जो पुर है उसको कौटिल्य ने दुर्ग कहा है, मतलब मनु का पुर कौटिल्य का दुर्ग है। और मनु का जो राष्ट्र है वो कौटिल्य का जनपद है। जैसे मनु कह रहे हैं कि स्वामी पहला अंग हो गया, स्वामी अमात्य दूसरा हो गया, स्वामी अमात्य पुर तीसरा हो गया, फिर राष्ट्र चौथा हो गया, स्वामी अमात्य पुर राष्ट्र है। उसके बाद में कोष कौन सा हो गया? 5वां। फिर उसके बाद में सेना आ जाता है, और फिर 7वां मित्र आ जाता है। तो यहाँ पर मनु ने जिसको पुर कहा है, कौटिल्य ने उसको दुर्ग कहा है, और मनु ने जिसको राष्ट्र कहा है, कौटिल्य ने उसको जनपद कहा है। तो ये दोनों में अंतर हो गया, मतलब यहाँ नाम में अंतर है। मनु का जो पुर है वो कौटिल्य का दुर्ग है, और मनु का जो राष्ट्र है वो कौटिल्य का जनपद है। तो ये अंतर हो गया। तो इस बिंदु में आप ये बात नोट कर सकते हैं। 7वां बिंदु बनाए, न्याय व्यवस्था के संबंध में समानता। नोट करें, कौटिल्य ने न्याय प्रशासन को व्यवहार तथा दंड इन 2 भागों में विभाजित किया है, जबकि मनु ने न्याय प्रशासन का भार राजा पर छोड़ा है। तो ये डिफरेंस हो गया। वैसे देखा जाए तो न्याय व्यवस्था के बारे में मनु ने भी लिखा है और जो है कौटिल्य में लिखा है। तो मनु की न्याय व्यवस्था के ऊपर मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, और कौटिल्य जब मैं कल से शुरू करूंगा तो वो आपको बता दूंगा। तो आप उसके आधार पर बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें। बस यहाँ तो इतना ध्यान रखेंगे कि न्याय व्यवस्था के संबंध में भी उन दोनों में समानता है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है। सूक्ष्म अंतर ये है कि कौटिल्य ने न्याय प्रशासन को व्यवहार और दंड 2 भागों में विभाजित किया है, जिसको कि धर्म स्थीय और कंटक शोधन न्यायालय कहा है मनु ने, कौटिल्य ने, जबकि मनु ने न्याय प्रशासन का भार राजा पर छोड़ा है। फिर से बता रहा हूँ, कौटिल्य ने न्याय प्रशासन को व्यवहार और दंड इन 2 भागों में विभाजित किया है, जबकि मनु ने न्याय प्रशासन का पूरा जो भार है वो राजा पर छोड़ दिया है। ये डिफरेंस है। और 8वां है कर व्यवस्था के संबंध में समानता, है ना। जो टैक्स सिस्टम है इसके बारे में भी मनु और कौटिल्य के विचारों में समानता है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा। कौटिल्य ने न्याय प्रशासन को व्यवहार और दंड 2 भागों में विभाजित किया है, जबकि मनु ने न्याय प्रशासन का भार राजा पर छोड़ा है। नोट कर लेंगे ये बात। 8वां, कर व्यवस्था टैक्स सिस्टम के संबंध में दोनों में समानता है। क्या समानता है? मनु ने भी और कौटिल्य ने भी कर का जो उद्देश्य है वो दोनों ने ही प्रजा रक्षण माना है। मतलब मनु और कौटिल्य ने कर का उद्देश्य, दोनों का मतलब मनु और कौटिल्य ने कर का उद्देश्य
प्रजारक्षण को माना। दोनों का मतलब मनु और कौटिल्य ने कर का उद्देश्य प्रजारक्षण को माना है कि भाई जनता की रक्षा के लिए कर लगाया जाए, क्योंकि जनता की रक्षा करेंगे तो इसके लिए कर्मचारी चाहिए, सेना चाहिए, तो इसके लिए फिर धन चाहिए। धन कहाँ से आएगा? तो धन टैक्स के माध्यम से आएगा। तो टैक्स के माध्यम से आएगा तो मनु और कौटिल्य दोनों कहते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा कर लगाया जाना चाहिए, जिसकी जितनी क्षमता हो, जिसका जितना जो है इनकम हो रही हो, आय हो रही हो, उसके हिसाब से ही कर लगाया जाना चाहिए। इसलिए मनु भी और कौटिल्य दोनों ही वास्तव में देखते हैं तो कर का उद्देश्य प्रजा रक्षण मानते हैं, और जनता के ऊपर ये दोनों ही कह रहे हैं, मनु भी कौटिल्य भी, कि थोड़ा थोड़ा कर लगाएं, है ना। ऐसे कर लगाएं जैसे जो भंवरा होता है वो फूलों से रस ग्रहण कर लेता है मगर फूल मुरझाते नहीं है, ऐसे ही राजा को जनता पर कर तो लगाना चाहिए, लेकिन जनता किसी भी रूप में परेशान नहीं होनी चाहिए, पीड़ित नहीं होनी चाहिए, इस रूप में कर लगाया जाना चाहिए, है ना। जिसकी जितनी इनकम हो, आय हो, उसके हिसाब से कर लगाया जाना चाहिए। मनु के जो कर के सिद्धांत है तो मैं आपको समझा चुका हूँ, और कौटिल्य कल से हम शुरू करेंगे तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अंतिम 9वां है अंतर्राज्य संबंधों के क्षेत्र में समानता। नोट करें, अंतर्राज्य, इसको बेटा परराष्ट्र भी कह सकते हैं, परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में समानता या अंतर्राज्य संबंधों के क्षेत्र में समानता। आज की शब्दावली में कहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कह सकते हैं इसको, मतलब आज अंतर्राज्य संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। तो नोट करें, अंतर्राज्य संबंधों के क्षेत्र में समानता। मनु और कौटिल्य के विचारों में ये पूर्ण समानता है कि मनु ने भी कौटिल्य ने भी अंतर्राज्य क्षेत्र के बारे में जो सिद्धांत दिए हैं ये दोनों में समानता है। कैसे? जैसे मनु ने अपने अंतर्राज्य संबंध के अंतर्गत राज्यमंडल का सिद्धांत दिया है। राज्यमंडल, मंडल मतलब समूह या घेरा, राज्यों का समूह। तो मनु ने भी अपने राज्यमंडल में 12 राज्यों को उल्लेख किया है, कौटिल्य ने भी अपने राज्यमंडल में 12 राज्यों को उल्लेख किया है। उसके केंद्र में विजिगीषु राज्य होगा। विजिगीषु राज्य का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। तो मनु ने भी कौटिल्य ने भी राज्यमंडल का उल्लेख किया है। मनु ने भी कौटिल्य ने भी नीति के 4 उपाय बताए, साम, दाम, भेद, दंड। जैसे मैं क्रम से बोल रहा हूँ वैसे आप लिखेंगे। साम पहले समझाएं, समझाने से काम नहीं चलता है भाई। एक राजा दूसरे राज्य के राजा को पहले समझाए, साम से काम नहीं चलता है। दाम तो उसको कुछ रिश्वत वगैरह दे दे, कुछ धन दे दे, जमीन दे दे। साम दाम, दाम से काम नहीं चल रहा है तो फिर भेद डाले, फूट डाले, मतलब राजा और उसकी पत्नी में भेद डाल दे, है मंत्री परिषद में भेद डाल दे, राजा और मंत्री में आपस में भेद डाल दे, राज कर्मचारी में भेद डाल दे। मतलब भेद का मतलब फूट डालना, जैसे अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। तो पहले साम का, फिर दाम का, फिर भेद का, और भेद से काम नहीं चलता है तो मनु कहते हैं। और कौटिल्य ने भी बात कही कि अंत में फिर दंड का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो साम, दाम, भेद और दंड, तो नीति के 4 उपाय मनु ने बताइए, कौटिल्य ने बताए, समानता होगी। इसके साथ में जो 6 गुणी नीति है, जिसको कि 60 गुणी नीति कहते हैं या 60 गुणी मंत्र कहते हैं, मतलब नीति के 6 मंत्र, अर्थात एक राजा दूसरे राज्य के राजा के साथ अपने संबंध स्थापित करते समय इन 6 मंत्रों का प्रयोग करेगा। अब वो अपनी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि किस मंत्र का वह प्रयोग करेगा। जैसे अभी 6 मंत्र होते हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव, संश्रय। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव और संश्रय। तो मनु ने भी 6 मंत्र की चर्चा की है और कौटिल्य ने भी 6 मंत्र की चर्चा की है। हाँ, यहाँ एक सूक्ष्म मंत्र है कि जो द्वंद्विभाव है, द्वंद्विभाव का अर्थ जो है मनु ने कुछ अलग बताया, कौटिल्य ने अलग बताया। मनु ने तो ये बताया कि भाई जो सेना है उस सेना को 2 भागों में बांट लिया जाए, है। सेना का आधा भाग तो जो है युद्ध के लिए भेज दिया जाए और आधा जो भाग है वो राजा अपनी रक्षा के लिए रखे। तो ये तो मनु ने कहा। जबकि कौटिल्य यहाँ ये कह रहे हैं, द्वंद्विभाव का अर्थ ये बता रहे हैं कि भाई एक ही साथ किसी राज्य के राजा के साथ जो है एक तरफ तो आप संधि करें और दूसरी तरफ उसके ऊपर आक्रमण भी करें, इसको कहते हैं द्वंद्विभाव की नीति। तो ये सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। बाकी जो है अंतर्राज्य संबंधों के बारे में मनु और कौटिल्य के विचारों में पूर्ण समानता पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। चलिए, अब बाकी तो अंतर्राज्य संबंधों के क्षेत्र की समानता की बात करता हूँ तो इस पर इतना कुछ है, हम समझाएं कि लगभग 2 घंटे में भी बात पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे, जैसे मनु का अंतर्राज्य संबंध है जो, वो तो मैंने अपलोड कर दिया है, तो पूरा पूरा देख लेंगे। उसके बाद हम कौटिल्य का मैं आपको बताऊंगा। तो मनु और कौटिल्य का जो अंतर्राज्य संबंध के ऊपर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो इसको आप अच्छे से देखें। इसके अंतर्गत आप लगभग 1 घंटे के जो लेक्चर होता है उसके माध्यम से आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ अंत में ये तो मैंने बता दिया कि ये बात तो जो है एक मिनट, ये तो छठे बिंदु की बात है कि 7वां जो बिंदु है ये वाला न्याय व्यवस्था के संबंध में, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि दंड में थोड़े से अंतर की बात की गई है।
ये मैंने आपको बता भी दी है कि दंड में अंतर की बात की है, मत यहाँ मनु और कौटिल्य ने थोड़ा सा, मतलब ब्राह्मण और जो शूद्र होते हैं, ब्राह्मण और शूद्रों के दंड के बारे में थोड़ा मनु और कौटिल्य के विचारों में अंतर है। तो इतना लिख लेंगे आप कि दंड के संबंध में मनु और कौटिल्य के विचारों में डिफरेंस है, अंतर है। ये 7वें बिंदु में बात नोट कर लेंगे। 6ठा बिंदु मैंने बता दिया है, मनु का पूर्व, कौटिल्य का दुर्ग है और मनु का राष्ट्र, कौटिल्य का जनपद है। ये जो है 6ठे बिंदु में आएगी। और 7वें बिंदु के अंतर्गत आएगा दंड में अंतर, मतलब मनु और कौटिल्य ने ब्राह्मण और शूद्रों की जो दंड की व्यवस्था की है उस दंड में थोड़ा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, इसके लिए आप मनु का दंड व्यवस्था मैंने अपलोड कर दिया, वो देख लेंगे, और कौटिल्य का दंड व्यवस्था मैंने आप अपलोड करूंगा तो वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें आप बिल्कुल मतलब जो है गंभीरता में, गहराई में जा सकते हैं और इतना जाने के बाद में आप मनु और कौटिल्य को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। और अंत में मैंने यहाँ लिखा है कि मनु और कौटिल्य के विचारों में समानता अधिक और असमानताएं अपेक्षाकृत कम तथा गौण महत्व की, इसको भी नोट करेंगे अंत में। क्या कि मनु और कौटिल्य के विचारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो मनु और कौटिल्य के विचारों में समानता तो अधिक है। अब आपने देखा इन 9 बिंदु के आधार पर भी कि मनु और कौटिल्य के विचारों में लगभग समानता है और असमानताएं अपेक्षाकृत कम तथा गौण महत्व की, मतलब जो इनके विचारों में असमानताएं वो बिल्कुल एक प्रकार से बहुत कम है और एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि उनका गौण महत्व कोई महत्व नहीं है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही मनु और कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक विचारक हैं, इसलिए इनके विचारों में लगभग समानता है। तो अंत में नोट करेंगे मनु और कौटिल्य विचारों में समानता अधिक और असमानताएं अपेक्षाकृत कम तथा गौण महत्व की हैं। इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। ये हो गया आपका मनु और कौटिल्य का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है बेटा, तो मुझे विश्वास है आप मनु और कौटिल्य के तुलनात्मक अध्ययन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 23 यहाँ से अब हम कौटिल्य को शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे बेटा? कौटिल्य को। यस, जब आप मनु को अच्छे से समझ गए हैं तो उसके बाद में कौटिल्य को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और जब कौटिल्य को समझ जाएंगे तो शुक्र को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि अकेले मनु को आप समझ गए तो कौटिल्य शुक्र को भी आसानी समझ जाएंगे, और मनु कौटिल्य शुक्र को समझ गए तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। कारण क्योंकि मनु ने, कौटिल्य ने, शुक्र ने, बृहस्पति ने, सोमदेव सूर्य ने, है रामायण कालीन राजनीति, महाभारत कालीन राजनीति, है ना, इन सब का जब हम विश्लेषण करते हैं, अवलोकन करते हैं तो लगभग इनके विचारों में समानता पाई जाती है। बाकी सूक्ष्म अंतर भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हो गया मनु और कौटिल्य का तुलनात्मक अध्ययन। मुझे पूरा विश्वास है आप मनु की मनुस्मृति और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इनके अंतर्गत जो कुछ लिखा गया है उसमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं, इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब एग्जाम में भले किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, इससे बाहर कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।